चलिए बढ़ते हैं आगे। रीट लीक्स पर सदन में वासुदेव देवनानी ने बड़ा दावा किया। परीक्षाओं में नकल के लिए नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में एक जो सर्वे हुआ उसका उन्होंने हवाला दिया और कहा कि 83.7% लोगों ने नेताओं को जिम्मेदार माना है। उनका कहना है कि अफसर सिर्फ वही करते हैं जो मंत्री कहता है। साथ ही कहा, हम भी हैं नेता, हम नहीं कराते नकल। फिर पूछा कि नकल कराने के अंदर जिम्मेदार में आप किसको मानते हो? तो 83.7 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने यह कहा कि इसके लिए नेता ही जिम्मेदार हैं, मंत्री और नेता जिम्मेदार हैं। केवल 17% लोगों ने कहा कि अफसर जिम्मेदार हैं। लेकिन अफसरों से ज्यादा जिम्मेदारी कि अफसर तो जी हुजूर हैं, जिसको मंत्री जैसा कहेगा, नेता कहेगा यस सर, अभी गुलाम भी होने लग गए। राजनीतिक संरक्षण इसका जिम्मेदार है। और तो और जो जारोली जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने स्वयं ने हटने के बाद कहा कि जो कुछ हुआ राजनीतिक संरक्षण में हुआ, लेकिन वो राजनीतिक संरक्षण क्या है आज तक उनसे कोई पूछ नहीं पाया। इसलिए मैं सदन के इस जिम्मेदारी से कहता हूं, यदि एसओजी जारोली को गिरफ्तार करके उसके पूछताछ करे। प्लीज बिल पर बोलिए। जारोली के पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वो हटे, उन्होंने कहा राजनीतिक संरक्षण हुआ, एसओजी की जांच चल रही है। यदि एसओजी उनको पूछेगी, उनको गिरफ्तार करके मांग करेगी, तो राजनीतिक संरक्षण में कौन है ये मालूम पड़ेगा। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। एक सवाल के जवाब में वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि जयपुर शहर में पिछले करीब 1 साल में पैंथर घुसने की 9 घटनाएं हुई। एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि रिप्लेसमेंट होने तक टीएसपी क्षेत्र में लगे नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। वहीं टीएसपी क्षेत्र के अध्यापकों का नॉन टीएसपी क्षेत्र में स्थानांतरण से जुड़ा सवाल भी आज विधानसभा में उठा। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि नॉन टीएसपी क्षेत्र के टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों की पूरी जिंदगी वहां निकल गई, क्या उन्हें वापस नॉन टीएसपी में भेजने का विचार है? इस पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि 12 जुलाई 2018 को एक सक्षम स्तर की मीटिंग हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि टीएसपी एरिया से लोग नहीं जाएंगे जब तक रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में ये कि आसपास के जंगल को बतौर कॉरिडोर विकसित करने का कोई आपका विचार है क्या, जिससे कि वो बाहर नहीं निकले? यदि है तो आप कब तक करेंगे? नहीं तो कब तक नहीं करेंगे, ये बताइए। तब तक बेंतर आते रहेंगे। मतलब माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में पक्की दीवार की भी बात कही, इसके अलावा प्रे बेस के लिए ग्रासलैंड विकसित किया जाना बहुत ज़रूरी है। ग्रासलैंड विकसित होगा तो प्रेस बेस को व्यवस्था हो जाएगी, तो ये बाहर नहीं आएंगे। नहीं तो ग्रासलैंड पूरा विकसित नहीं हुआ है, चल रहा है, इसको ग्रासलैंड काफ़ी विकसित किया है हमने। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, लिहाजा शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, कुछ स्टूडेंट्स रात भर जागने के लिए दवा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी नींद लेनी चाहिए, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर लें। इस दौरान कुछ समय खेलकूद भी करना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने पढ़ाई के दौरान के अपने अनुभव भी शेयर किए। बच्चों को चाहिए कि वो रात को सोएं, दिन में जल्दी उठें और 5 गुणों का ध्यान रखें। गौ की तरह चेष्टाशील हो, जहाँ भी शिक्षा मिले वो ग्रहण कर लें। बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होकर पढ़ें और जाग निद्रा होनी चाहिए। अल्पाहार और संतुलित आहार लेवें। और इसके अलावा गर्भस्थी की बातों से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से, और इसके अलावा जो टीवी है, आपके जो मोबाइल है, इन चीज़ों से एक बार उसको दूर रहना चाहिए। इम्तिहान के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। भरतपुर में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। इसमें डिजिटल सदस्यता अभियान प्रभारी संजय निरुपम भी शामिल हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव मौजूद हैं। साथ ही हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। राजस्थान सरकार रीट लेवल 1 की चल रही प्रक्रिया और जुलाई महीने में होने वाली नई रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर 28 मार्च को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि बैठक में परीक्षा पर मंथन किया जाएगा। रीट की तैयारी भी बराबर है। अभी
संभवतः हमने 28 तारीख को उसके सिलेबस के बारे में, इनके बारे में मीटिंग रखी है, उसको फाइनल करवा देंगे और उसकी भी चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे। समय पर जो तारीखें घोषित कर रखी है जुलाई की, उसमें इम्तहान कराएंगे। रीट के फर्स्ट लेवल की तो काउंसलिंग वगैरह हो चुकी है। सेकेंड लेवल के जो 46,500 पद हैं उनके लिए भी कार्रवाई पूरी शुरू। अलवर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं और छात्राओं के बीच सड़क पर जंग दिखी। देखते ही देखते महिलाओं और छात्राओं के बीच लात घूंसे चलने लगे। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। काफी देर तक सड़क पर यह जंग, ये संग्राम चलता रहा। दरअसल पानी की किल्लत से परेशान वार्ड 24 और 29 की महिलाओं ने ज्योतिबा फूले सर्किल की सड़क पर जाम लगा रखा था। इसी दौरान कॉलेज जा रही छात्राओं ने जाम खुलवाने की कोशिश की। रास्ता नहीं मिलने पर छात्राएं भड़क गईं। देख रहे हैं आप आपके टीवी स्क्रीन पर। रास्ता जाम किया था महिलाओं ने। जब स्टूडेंट्स वहां से गुजरना चाहते थे तो उन्होंने लोगों से अपील की, रिक्वेस्ट किया, लेकिन जब चीजें नहीं दूर हुई, जाम नहीं हटा, तो हाथापाई शुरू हो गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मामला शांत करवाया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पिछले 2 महीने से मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 24 की और वार्ड नंबर 29 की कॉमन टंकी है। अधिकारियों से कह के परेशान हो गए कि टंकी को भाई 6 घंटे भरवा दो, 5 घंटे भरवा दो। कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक दिन कहते हैं उस दिन भरवा देंगे, अगले दिन वही हाल है। कोई भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। वाटर बॉक्स में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नगर परिषद में सुनने वाला नहीं है। अलवर का हाल बेहाल है इस टाइम। झुंझुनू के चिड़ावा में एक व्यक्ति से लाठियों से मारपीट का वीडियो वायरल है। बस कंडक्टर और पूर्व सैनिक में बस में सीट को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इस बीच बस कंडक्टर के हाथ से टिकट मशीन नीचे गिर गई, जिसके बाद पूर्व सैनिक की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। पूर्व सैनिक बचने के लिए एक बर्फ फैक्ट्री में जा घुसा, जहां लोगों ने उसका पीछा किया और फिर लाठियों से पीटा। मेरी कोई गलती नहीं। चित्तौड़गढ़ में रविंद्र के जिंदा मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए रविंद्र ने साजिश रची थी। संतोष मीणा नाम का एक शख्स जो हाल ही में उसके संपर्क में आया था, उसकी हत्या कर दी और संतोष की जगह खुद को एक्सीडेंट में मृत घोषित करवा लिया। कुछ दिनों पहले रविंद्र और संतोष की मुलाकात हुई थी। रविंद्र ने 70 लाख रुपए की पॉलिसी करवा रखी थी। कल रविंद्र को पुलिस ने चोरी मामले में गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ हुई तो यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष बैरागी से। सुभाष, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब जो पुलिस कहानी बता रही है खुलासे में, वो क्या है? फिलहाल पुलिस ने जो जांच में बात सामने आने की कही है, उसमें ये साफ तौर पर जाहिर किया है पुलिस ने कि ये जो रविंदर है, इसके जो कर्ज था उससे परेशान होकर इसने अपनी कद काटी के दिखने वाले एक व्यक्ति से इसने दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उसको वो लेकर किले पे आया, साथ में शराब पी और उसके बाद उसकी हत्या करते हुए अपने कपड़े उसको पहना कर हाईवे पर फेंक दिया। और उसके नाम की पहचान नहीं हो इसलिए उसके हाथ को भी क्षतिग्रस्त किया, उसका चेहरा क्षतिग्रस्त किया और इसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि प्रथम दृष्टया वो सड़क हादसा लगे, क्योंकि चलता हुआ हाईवे है। ऐसे में पुलिस को प्रथम दृष्टया हादसा लगा, जब ये पकड़ में आया तो इसने कहानी बयान की है। लेकिन फिलहाल पुलिस भी इसकी पूरी कहानी को पूरी तरीके से सच नहीं मान रही है, क्योंकि पुलिस का मानना यह है कि अनुसंधान में और चीजें सामने आ सकती है। इसने जब पैसे के लिए पूरी घटना को अंजाम दिया है तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कोई और लोग इसके साथ मिले हो सकते हैं, क्योंकि पहले से कर्जे में डूबे व्यक्ति के सीधे आर्थिक लाभ को इसको मिलना संभव नहीं था। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर स्थिति स्पष्ट करेगी कि आखिर हत्या में कौन लोग शामिल थे। लेकिन फिलहाल ये सामने आया कि शराब पीने से इसने अपने जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति के साथ दोस्ती कर उसकी हत्या की है।
नहीं, लेकिन अगर सुभाष, अगर जब संतोष की डेड बॉडी मिली, अगर हम पुलिस की थ्योरी को एक बार की सच माने, जब संतोष की बॉडी मिली तो पोस्टमार्टम करवाया जाता है और एक प्रोसेस से गुजरा जाता है, तब भी ये ब्लड ग्रुप के हिसाब से और अन्य चीजों के हिसाब से क्लियर हो सकता था कि वो रविंद्र नहीं है। मतलब वहां उस लेवल पर उस कदम में तो चूक हुई है पुलिस से। जी बिल्कुल, प्रथम दृष्टया पुलिस अधीक्षक ने माना है कि कहीं ना कहीं चूक तो रही है, लेकिन जिस तरीके के साक्ष्य मिले और प्रथम दृष्टया जिस मौके पर जो वाहन मिला उसमें जो साथ में डॉक्यूमेंट मिले, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर इसकी पहचान हुई। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में परिजनों में आकर भी इसकी पहचान कर ली कि ये हमारा ही रविंद्र है। ऐसे में प्रथम दृष्टया जो हादसा हुआ और सड़क हादसे के बाद जो नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाती है परिजनों को सूचना देने की, तो क्या परिजन भी उसकी साजिश में शामिल थे? मतलब अगर इंश्योरेंस क्लेम कोई करता तो परिवार का सदस्य ही तो करता। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इंश्योरेंस का पैसा किसी को मिलता तो वो सीधे तौर पर परिवार के सदस्यों को मिलता। और पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक पीटी जैन ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी कहानी नहीं है, अनुसंधान जारी है और अनुसंधान पूरा होने के बाद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी आखिर किन किन लोगों को इसका लाभ मिलना था या और कितने लोग इसमें शामिल थे। लेकिन फिलहाल इस एक व्यक्ति ने जो कारनामा किया है और जो जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया है उसे लेकर पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान शुरू करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूरे शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं जल्लाद भाभी की। उदयपुर में 13 साल की मासूम बच्ची के साथ बेरहमी का मामला सामने आया। घर का काम सही ढंग से नहीं करने पर उस बच्ची को गर्म चाकू से दागा गया, उसके मुंह हाथ पैर जला दिए गए। मासूम के साथ अमानवीयता की हदें पार करने वाले आरोपी उसका मौसेरा भाई और भाभी हैं। ये दोनों बच्ची को पढ़ाने लिखाने का कहकर बिहार से उदयपुर लाए थे। बच्ची ये अत्याचार कई महीनों से झेल रही थी। मौसेरा भाई उदयपुर में मजदूरी करता है। उसके घर से जाने के बाद भाभी दिन भर बच्ची से काम करवाती, कुछ कमी रह जाए तो थप्पड़ों और डंडों से पीटती। कई बार गर्म चाकू और चिमटे से बच्ची के हाथ पैर और मुंह को भी दाग दिया। मेरे भाभी ने जलाया है। कब जलाया? कल। क्या बोला? क्यों जलाया? पूरी बात बता। काम नहीं निकलती इसलिए। और फिर क्यों नहीं करते थे काम? हाथ दुख गया ना, हाथ इससे ये बस। अच्छा, तो आपकी मम्मी से बात कराती है आपकी भाभी? हाँ। बात कराती है? हाँ। क्या बोलती है? कुछ बोलना मत ऐसा बोलती है? बोलती है भेजा दो, मेरा ये बेटी है ना, भेजा दो। तो इसने बोला पिठा दूंगी 14 तारीख को, कि जाने वाला है ना घर, इसलिए उसके संग में पिठा दूंगी घर। पास में रूम में ही रहती है। वो 1.5 महीने से इसको बहुत परेशान कर रही है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उसको काम करवाती है। खाने का अत्या पता कुछ भी नहीं है। हम लेके उसको खिलाते थे, छुपके से खाती थी। और वो ज़्यादा ही मतलब दिमाग से वॉश हो गई, बिल्कुल कुछ मानसिक संतुलन खो गई थी। फिर उसके बाद हमने देखा चलो होगा। हमने कल क्या उसको बहुत ज़्यादा ही किया। उसको हाथ में मतलब चिमटे चटाते गरम, बिल्कुल उसका शरीर पूरा ख़राब हो गया। कि एक बालिका है जो बिहार की रहने वाली है और यहाँ सवीना थाना क्षेत्र में निवास कर रही है। बताने में यह आया कि वो अपने भाई के साथ रह रही है और जो उसकी भाभी है वो उसके साथ मारकूट कर रही है और उसको जगह जगह से उसने और आइए शामिल होते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। तक बढ़ाई जा सकती है। एम जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का था, क्या हुआ इसका? ये तो 92 में है। 92 में ये जो कानून बनाया, 92 से लेकर के आज अपन 2022 में आ गए, 30 बरस हुए। 30 बरस में इस कानून का उपयोग कहीं हुआ है क्या? मैं आज भी आपको बहुत कड़वे शब्दों में कह रहा हूँ, केवल और केवल अपनी झेप मिटाने के लिए इस कानून को ला करके उस बच्चे के उस दर्द को मिटाने के लिए तुच्छ छींटे डालने का प्रयास किया कि जिससे शायद हम इसमें सफल हो जाएंगे। हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे ये तो ईश्वर जानेगा। मतलब मैं सोचता हूँ कि हमने कानून की जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई है ना, कानून कभी रुकता नहीं है। ये धारा 6 थी जो पहले 92 में, उसमें कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं हो सकेगा 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, तथा जुर्माना जो 15,000 रुपये से कम नहीं होगा लेकिन 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर यही रोक देते तो अब तक अपन बहुत को अच्छी में पहुँच जाते। कानून बनाया आपने, सजा सख्त की, उसके लिए धन्यवाद। कानून से मेरा विरोध नहीं है, पर मेरा विरोध इस बात से है कि केवल कानून बना देने मात्र से
इन समस्याओं का निदान नहीं होगा। या आपने धारा 7 जो 92 की थी उसमें कारावास 3 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना 5,000 रुपये, ऐसे इसमें सब कानून है। वही कानूनों को बदल करके आपने थोड़ा और सख्त करने का प्रयास किया। अब मैं सभापति महोदय ये विषय नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक कि एक कानून आपका 92 में था, इस नया कानून 2022 में लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? या तो इस कानून को रद्दी की टोकरी में डालते हैं, फिर इस नए कानून को लाते हैं। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ क्योंकि मैंने कोई बहुत ज़्यादा वकील की प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैं सामान्य बुद्धि से समझता हूँ कि क्या ये 2 कानून पैरेलल चलेंगे, और अगर ये 2 कानून पैरेलल चलेंगे तो कौन से कानून के तहत आप मुकदमा दर्ज करोगे, किसके तहत दर्ज नहीं करोगे? इसका मतलब केवल और केवल लोगों को दिखाने का एक तरीका है। सजा कम है, 10 करोड़ कर दो, 25 करोड़ कर दो, उसके कारण से समस्या का हल होता हो, ऐसा मुझे तो कम से कम इसमें से दिखाई नहीं देता। कानून हमारे पास पहले से था और अभी, और इस कानून में कुछ सजाओं का अंतर हो सकता है, कुछ काम का समय कम ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई इसमें अंतर है नहीं। अब आपने देखा, अब मैं दोनों ही कानून में आपको तुलना करता हूँ। अभी जो नया कानून बनाया हमने 2022 में, जो पहले वाला मैंने आपको पढ़ा था जिसमें 2-3 साल की सज़ा थी 2000, और अभी वाला जो आपने किया कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। जुर्माना न भरने की स्थिति में कारावास जिसकी अवधि 9 मास तक और हो सकेगी। पहले ये था, अब ये हो गया। अब इसके कारण से नकल रुक जाएगी, अपराधी घर चला जाएगा। अब तो कुछ होना ही नहीं है ना। धारा 4 में जो पहले था और अब नया क्या किया आपने? प्रश्न पत्र पर कब्जा और प्रकटीकरण। धारा 5 परीक्षा कार्य में अनस्त व्यक्ति द्वारा प्रकटन। धारा 6 प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रक। इसमें धारा 7, धारा 8, 9 उसमें जो आपकी शास्ति है वो शास्ति आपकी है कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो 10 करोड़ तक हो जाएगा। अब इस 10 करोड़ का चश्मा दिखा देने से अपराधी को डर लग जाएगा। क्या जुर्माना न भरने के कारण से 2 साल की और सज़ा बढ़ जाएगी। तो ये सारे प्रोविज़न करने मात्र से क्या मैं सोचता हूँ इस बारे में थोड़ा सा आप सोचो। और कानून लाने के लिए आपने जो तर्क दिया ना, वो तर्क दिया है कि बजट प्रस्ताव के साथ संलग्न उद्देश्य और कारणों के कथन किया कि उक्त अधिनियम 1992 3 दशक से भी अधिक पुराना है। तो पुराना बेकार है, हम जैसे पुराने हो गए तो फेंकने लायक हो गए ना। मतलब जो कानून आपके पास है उसी कानून में अगर कुछ और सख्ती करनी थी, कुछ धाराएं उसमें जोड़नी थी, कुछ बढ़ाना था, घटाना था, उसी को कर लिया जाता, उसमें क्या अंतर पड़ जाता। लेकिन आपने इसमें जो है ना ये कहकर के इस दौरान इस मुद्दे से संगठित अपराध के आयाम का रूप ले लिया। ये संगठित अपराध क्यों हुआ? ये संगठित अपराध को अगर ठीक करना है ना तो जितने कोचिंग संस्थाएं जो चल रही ना इनका पिछले 8 साल का रिकॉर्ड निकलवाओ। अगर कुछ करने की मंशा हो तो, नहीं हो तो कुएं में डालो, कोई चिंता की बात नहीं। जो डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा। मतलब 10 वर्ष में चाहे मेरा सरकार रही हो चाहे आपकी रही हो, किसी में स्वयं शिक्षा मंत्री हूँ, अपराधी होऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी कहाँ से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा, मैं क्या 2 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ दे सकता हूँ क्या? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जा कर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है।
क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं, मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का। क्या होगा ये? किस तरह की गैंग पाल ली हमने, पिला दो है ना। मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कहा ये शिक्षा संकुल पे है, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है, जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल दिया। ये तो ठीक है, भाग्य हमारा अच्छा था कि सवाई माधोपुर की घटना खुट गई और एसओजी को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया। अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपकी सारी नौकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपना घर लौट के जाता। क्या दुर्भाग्य है। और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सख्त बना दिया इसलिए अपराधी रुक जाएगा। नहीं, सिस्टम को बदलना होगा, ये परीक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा। मैं सोचता हूँ कि क्या हम इतने अक्लमंद बैठे हैं, क्या इस व्यवस्था को चेंज नहीं कर सकते? क्या एक ही पेपर सारे राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता? इसका ऑल्टरनेट सोचना चाहिए कि हम परीक्षा को टुकड़े टुकड़ों में कैसे कर सकते हैं। जिले के अनुसार पेपर नहीं, एक नहीं हम 25 पेपर बना सकते हैं। कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कोई तय नहीं करेगा कौन सा जाएगा, और हम जो इच्छा होगी उस सेंटर पे वो पेपर भेजेंगे। और ये जितने भी प्राइवेट कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखे उनको बंद करो, इनको तुरंत बंद करिए एक ऑर्डर से। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं और सरकारी नौकर ही एग्जामिनर बनेगा और एग्जामिनेशन करेगा, तब तो आप इसको बचा पाओगे। ताकि आप और मैं कितने भी कानून बदल कर दें, आपका वो जांच करेगा, आपका वो अधिकारी आएगा। आपने कहा भाई सेशन जज के नीचे नियुक्ति नहीं होगी, इसके अलग से कोर्ट होगा, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन जो आपने डाले हैं वो स्वागत योग्य, स्वागत करता हूँ, पर इन प्रोविजन को लागू तो आप और मैं ही करूँगा, कौन करेगा? जब हम ही ठीक नहीं है तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बैठे बैठे? जब तक हमारा दिल और दिमाग ठीक नहीं होगा ना, इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमने शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर खाक कर दिया। दुर्भाग्य हमारा, जहां से कोई आशा की किरण दिखती थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अब वो निराशा में आ गया। उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। और इस कारण से मैं सोचता हूं कि आप जिस भावना से लाया, मैं आपकी भावना की इज्जत करता हूं, लेकिन केवल आपकी भावना इन बेईमानों को नहीं रोक सकेगी। इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंत उस पर ध्यान करना चाहिए। कानून 302 का बना हुआ है, क्या मर्डर रुक गए? आप भी जान रहे हो, रोज के रोज पोक्सो कोर्ट में आजीवन कारावास हो रहा, क्या व्यभिचार रुक गया है? अपराधी को दंड मिल सकता है, अपराध बंद नहीं हो सकता है। अपराध बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो। एकमात्र इस देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था, केवल और केवल एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाकर देश के प्रधानमंत्री में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला। बेईमानों को चोट लगी नहीं लगी, उस तरफ अपना दिमाग पचाओ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ कि इस बीमारी का इलाज कहाँ है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो। मैं कई बार इधर सीकर और इधर गया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देखें ना तो टोपी गिर जाए नीचे से। क्या चीज़ है यार,
भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसाई है? और जो बाकी संस्थाएं, उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतनी कमज़ोर कर दी है कि जहां बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के हम जैसे गरीब पढ़ करके यहाँ आ गए, अब वो रास्ते नहीं हैं। और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा, और उसमें आप करें। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय मंत्री महोदय। नकल पेपर लीक पर चर्चा चल रही है और गुलाबचंद कटारिया अपनी बात इस चर्चा के दौरान रखते रखते भावुक हो गए, उन्हें आंसू आ गए। ये आपने लाइव देखा। उनका ये कहना है कि अगर किसी गरीब का बच्चा पेपर देने जाता है तो वो रोता हुआ घर पहुंचता है, नकल प्रकरणों की वजह से या पेपर लीक प्रकरणों की वजह से। और ऐसे में सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, सही मंशा के साथ सही दिशा में चलेंगे तभी इस बीमारी का इलाज हो सकता है। बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के भरता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पड़ता है, भूखा प्यासा पड़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस कानून को ला करके अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के भरता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा? है ना, जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।